क्या लोन डिफ़ॉल्ट करने पर जेल होगी या फिर ईएमआई ना भरने पर जेल होगी? ये वो डर है जो हर एक डिफ़ॉल्टर के मन में लगा रहता है। अगर आपने बैंक या एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया है और उसका लोन डिफ़ॉल्ट किया है तो आपको बरहमें डर रहता होगा कि कहीं जेल ना हो जाए या फिर कोई कोर्ट ऐसा वारंट ना जारी कर दे कि जिससे घर पर पुलिस आ जाए, या फिर कोई कंपनी जिससे आपने लोन लिया है या फिर बैंक आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई न कर दे जिससे आपको जेल तक हो सके। तो ये डर हर लोन डिफ़ॉल्टर के मन में लगा रहता है, क्योंकि आपका डर लाजमी भी है। जब कंपनियों का आप लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं तो वे एक नोटिस भेजती हैं आपको सेक्शन 138 का नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत ये नोटिस भेजा जाता है, मतलब सेक्शन 138 का नोटिस भेजा जाता है। उसमें लिखा होता है सेक्शन 138 में कि चेक बाउंस होने पर आपको 2 साल की सज़ा और एक अपराध माना जाएगा। 2 साल की सज़ा होगी और जो आपका जुर्माना आपके ऊपर लगाया जाएगा वो अलग। तो क्या है ईसीएस चेक बाउंस और कितने लोन अमाउंट पर जेल होगी? आखिर वो कौन सा लोन होना चाहिए या फिर सिक्योर या अनसिक्योर? नमस्कार भाइयों, मैं हार्दिक रावत और लॉ इंग्लिश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भाइयों, अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमें आपकी सहायता का मौका दोबारा मिल सके और आपकी भी मदद हो सके, आपको सटीक जानकारी पता चल सके, आपको अपने राइट्स पता चल सके। तो भाई ये वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपके मन से जेल का डर बिल्कुल से निकल जाए, और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी समस्या को जरूर बताएं। भाइयों, अगर आप लोन डिफॉल्टर हैं, चाहे आपने बैंक से लोन लिया हो, एनबीएफसी से लोन लिया हो, होम लोन लिया हो, कार लोन लिया हो, सिक्योर लोन लिया हो, अनसिक्योर लोन लिया हो, पर्सनल लोन लिया हो, या फिर आपने एजुकेशन लोन लिया हो, कृषि का लोन लिया हो, किसी प्रकार का अगर आपने लोन लिया है तो भाई जो लोन का मामला होता है वो साधारणतः सिविल केस में आता है। इसमें एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत इसमें एग्रीमेंट किया जाता है कि अगर आप लोन नहीं चुकाएंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन कौन सी कानूनी कार्रवाई? क्रिमिनल कानूनी कार्रवाई नहीं, बल्कि सिविल कानूनी कार्रवाई। यानी आप लोन नहीं चुकाएंगे तो आपकी जो प्रॉपर्टी वगैरह है उसकी जब्तीकरण होगी या फिर कैसे भी करके पैसों को वसूला जाएगा। आपको जेल नहीं जाना होगा, बल्कि जो आपने पैसा लिया है वो आपको देना पड़ेगा। ये एग्रीमेंट होता है केवल। और सिविल में आपको पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती, ना कोई हाथ लगा सकती है। पुलिस का इसमें हस्तक्षेप होता ही नहीं है। जब कोर्ट समन ऑर्डर भेजता है तब जाकर आपको सूचना दी जाती है कि आपको कोर्ट पेश होना होगा। अगर आप नहीं मानते तब जाकर पुलिस का इसमें हस्तक्षेप होता है, जब आप कोर्ट की बात नहीं मानते तो। और रही बात क्रिमिनल की, तो क्रिमिनल तब बनता है जब आप कोई धोखाधड़ी करते हैं। तो आखिर ये 138 कैसे हो गया, क्रिमिनल में कैसे आ गया? 138 एक धोखाधड़ी का मामला ही होता है कि आपने कोई चेक दिया और वो चेक डिफ़ॉल्ट हो गया। जैसे ईसीएस होता है, इलेक्ट्रिक कंट्रोल सर्विस, यानी ऑटो डेबिट। जब आप किसी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से लोन लेते हैं तो लोन की ईएमआई डायरेक्टली आपके अकाउंट से कटती रहती है अगर आपके अकाउंट में पैसा होगा तो, और अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं होगा तो वो ईएमआई नहीं कट पाएगी। तो ऐसे ही होता था जब ऑफलाइन का काम चलता था। अगर आपकी चेक से ईएमआई जाती थी, अगर आप चेक काटते थे, अगर आपने पहले किसी प्रकार का लोन लिया होता तो जब आप चेक काट के देते थे कि ईएमआई चेक से जाएगी और चेक डिफ़ॉल्ट हो जाती थी, तब जाकर वो क्रिमिनल केस बनता था कि आपने जानबूझकर, आपके अकाउंट में पैसा नहीं है और जानबूझकर आपने ऐसा चेक दिया कि जिससे वो डिफ़ॉल्ट हो जाए, तो एक क्राइम में आ जाता था। यानी जानबूझ के आपने किसी को गुमराह किया है। लेकिन आज के समय में ऑटो डेबिट होता है, तो अगर बैंक में अकाउंट पैसा नहीं है तो भी डिफ़ॉल्ट हो जाता है, मतलब अपने आप ईएमआई नहीं कट पाती, ऑटो डेबिट फेल हो जाता है। और ऑटो डेबिट फेल हो जाता है तो ये भेज देते हैं सेक्शन 138 का नोटिस आपको डराने के लिए। तो जो कि सेक्शन 138 का तो आपको ऑफलाइन में चलता था जब आपका चेक बाउंस होता था। ये चेक बाउंस नहीं है, ये चेक बाउंस से बहुत अलग केस है। तो अब सवाल आता है कि सिविल केस कब होता है? देखिए, जब आप चेक बाउंस नहीं करते हैं, या फिर आप ईएमआई डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, या फिर आप समय पर ईएमआई नहीं चुकाते हैं, या फिर मान लीजिए कि आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट्स दे दिए होते हैं, तो आपके ऊपर सिविल केस होता है। और इसके बाद जो प्रक्रिया कोर्ट में जाती है, वैसे साधारणतः एक नोटिस आपके भेज दिया जाता है किसी आर्बिट्रेटर के तहत, या फिर जो कंपनी का वकील होता है या फिर जो बैंक का वकील होता है उसके द्वारा एक सामान्यतः आपको एक साधारण सा नोटिस भेजा जाता है, डिमांड नोटिस, कि आप पैसा चुका दें 15 दिन में या फिर 30 दिन में। ये नोटिस आपको भेजा जाता है, डिमांड नोटिस होता है। लेकिन जब सिविल कोर्ट में मामला पहुंच जाता है तो एक अलग सा नोटिस होता है, कोर्ट द्वारा भेजा जाता है, वो समन लेटर कहलाता है या फिर समन नोटिस भी बोल सकते हैं उसको, जिसमें बुलाया जाता है। बैंक जवाबी कार्रवाई मांगता है कि आपने क्यों किया डिफ़ॉल्ट, मतलब आपने ईएमआई भरी नहीं है तो उसका क्या कारण है, आपको जवाब देना होता है। और अगर आप उस नोटिस का जवाब नहीं देते तो एक क्राइम में आ जाता है
क्लियर बात है कि ये क्राइम में आ गया, क्योंकि आपने अब कोर्ट के ऑर्डर को, मतलब जो कोर्ट का लेटर है उसको आपने इग्नोर कर दिया, तो इसका मतलब कि आप क्राइम में अब आ गए हैं, यानी अब कभी भी आपके ऊपर पुलिस केस हो सकता है। लेकिन कोर्ट का नोटिस अलग होता है और इनके द्वारा भेजा गया नोटिस वो अलग होता है। आपको पहचान करनी होगी कि उसमें कोर्ट का नाम कहाँ लिखा है और डिस्ट्रिक्ट का नाम कहाँ लिखा है आपकी, और या फिर किस कोर्ट से भेजा गया है और कब भेजा गया है, या सब आपको पता करके देखना होगा कि आखिर नोटिस कोर्ट से ही आया है या फिर इनके वकील द्वारा आया है। तो जो कई प्रकार के जो ऐसे नोटिस होते हैं उनको आप इग्नोर भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जो वकील द्वारा इनके भेजे गए होते हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं होती है। लेकिन जब आप बार बार डिफ़ॉल्ट करते हैं तो दिक्कत हो सकती है। देखिए, मैं साफ आपको अभी भी बता दूं कि लोन डिफ़ॉल्ट करना कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आता। जब अपराध माना जाता है जब आपने धोखाधड़ी की हो या फिर कोई ऐसी कार्रवाई की हो जो बैंक ना चाहता हो या फिर बैंक के एग्रीमेंट के वो खिलाफ हो, जैसे आपने धोखाधड़ी की हो या फिर ठगी की हो बैंक से, तब आपका वो क्रिमिनल बनेगा। वो 420 के अंतर्गत आता है, 417 के अंतर्गत आता है, आईपीसी या फिर बीएनएस के। एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलेंगे कि अगर किसी ने 5 लाख का लोन लिया और उसके अकाउंट में 10 रुपए भी नहीं हैं और उसने मोबाइल बंद कर लिया, अपना फ़ोन ब्लॉक कर लिया, फिर किसी का फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, तो फिर एक क्राइम में आ जाता है कि आप जानबूझकर धोखाधड़ी कर रहे हैं या फिर विश्वासघात कर रहे हैं या फिर आप पैसा देना नहीं चाहते हैं, या फिर अगर आपने कुछ किया नहीं है तो कॉल उठाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको साबित करना पड़ेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है तो नहीं दे पा रहा हूँ, सीधी बात है। लेकिन अब सवाल आता है कि पर्सनल लोन में भी आपकी प्रॉपर्टी जो है अटैच हो सकती है, फिर सीज हो सकती है, जिससे नीलामी प्रक्रिया चालू हो सकती है। जी बिल्कुल, अगर आपका लोन अमाउंट 20 लाख से ऊपर है तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी बिना किसी कोर्ट जाए, बिना किसी केस किए हुए डायरेक्ट डेबिट रिकवरी टर्मिनल यानी डीआरटी में जा सकती है। ये अलग प्रकार का कोर्ट होता है जहां पर आप अगर लोन लेकर पैसा नहीं दे रहे हैं और लंबे समय से नहीं दे रहे हैं या फिर 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, इस समय से नहीं दे रहे हैं, तो आराम से बैंक या एनबीएफसी कंपनी डेबिट रिकवरी टर्मिनल में चली जाती है, जिसमें डीआरटी का कोर्ट होता है जो अलग से ये आदेश दे देता है कि आपकी जो है संपत्ति अटैच कर ली जाए, मतलब आपका जो भी है वो अटैच कर लिया जाए और उतना ही वसूला जाए जितना आपका लोन था, जितने में आपका लोन वसूल हो जाए, जितना उन्होंने आपको पैसा दिया था वो वसूल हो जाए। तो ये वहम तो मन से निकाल ही नहीं कि पर्सनल लोन में आपको प्रॉपर्टी सीज नहीं होगी, आपकी प्रॉपर्टी की नीलामी नहीं होगी। अगर आपका अमाउंट 20 प्लस है, 20 लाख प्लस से आपने पर्सनल लोन में अमाउंट लिया है तो, और अगर आपका सिक्योर लोन है तो वो कभी भी हो सकती है, चाहे आपने 10 लाख का लोन लिया हो, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, कभी भी कोर्ट जा सकता है। लेकिन उसके लिए प्रक्रिया लगती है, उसके लिए 5 से 10 साल का समय लगता है। अगर आप डायरेक्टली खड़े रहे, न्याय के साथ, बिल्कुल संगत के साथ, न्याय संगत के साथ आप चलते रहे, या फिर आपने डायरेक्टली जो नोटिस आए उनका रिप्लाई किया, आप कोर्ट में पेश होते रहे, तो आराम से आप 5 से 6-7 साल आराम से प्रक्रिया को खींच सकते हैं। लेकिन जेल तो उसमें भी नहीं होगी, चाहे आप पैसा दें या ना दें। आपने जैसे होम लोन लिया है, आज आपने होम लोन लिया किसी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से, चाहे वो मथुट फाइनेंस हो या फिर एसबीआई हो या फिर श्रीराम फाइनेंस हो, आदित्य बिरला हो या फिर किसी भी प्रकार की कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई पर्सनल कंपनी है जिससे आपने लोन लिया हो और डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, आप लगातार डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, पैसा नहीं देंगे, कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानेंगे, नोटिस का रिप्लाई नहीं देंगे, कोर्ट बार बार 2 बार बुलाता है, कोर्ट एक तो समन लेटर भेजता है, फिर वारंट लेटर भेजता है। समन लेटर में आपको बताया जाता है कि आप आइए, आपका स्वागत है, आप अपना जवाब दीजिए, और वारंट लेटर में आपको सीधर कहा जाता है कि डायरेक्ट उसको पकड़ के लाओ। वो आपको नहीं नोटिस भेजा जाएगा, वो डायरेक्टली पहले तो आपको भेजा जाएगा, उसमें आपको 6-7 दिन का टाइम मिलेगा, फिर डायरेक्ट वो पुलिस को भेजा जाएगा, मतलब रिकवरी के लिए पुलिस को बुलाया जाएगा, पुलिस को बताया जाएगा कि इसको पकड़ के लाओ, कोर्ट में पेश करो इस व्यक्ति को, ये अपराधी हो गया अब। और हर प्रकार की नोटिस का रिप्लाई देते हैं, तो आपको कभी भी जेल नहीं होगी, चाहे आपका सिक्योर लोन हो या फिर अनसिक्योर लोन हो। और हाँ, अगर आपको सिविल केस से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड, सेटलमेंट से रिलेटेड या फिर लीगल नोटिस से रिलेटेड किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, लोन से रिलेटेड हो या फिर वो किसी भी सिविल केस के अंदर आता हो, वो चाहे वो फैमिली मैटर हो या फिर कोई भी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट की जानकारी चाहिए हो, आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, आप दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप पाइट के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम वहाँ पे आपको फुल टू फुल सॉल्यूशन देंगे। और साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आप अपने लीगल राइट्स जान सकें और अपने अधिकार जान सकें, ताकि आप मजबूती के साथ बैंक हो या फिर एनबीएफसी हो उसके समक्ष खड़े रहें और कभी हिम्मत ना हारें।
और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और जैसा कि मैंने कहा कि कमेंट में अपनी समस्या को जरूर बताएं, ताकि वहां भी आपकी समस्या का थोड़ा सा हल तो निकल ही सके। तो दोस्तों, कानून जानना आपका अधिकार है। देखते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।